Good morning, students. This is my third video for the third chapter, Ruling the Countryside for class 8th. Now, in this previous chapter, we had done that how the British East India Company came and took over most of the portions in India. Now, when they had taken over most of the portions, they started the revenue system. We had started the dual governance, and in dual government system, we find that the revenue was collected by the British, and the administration had to be done by the Nawab of Bengal. So, in this chapter, we study how the Britishers they collected the taxes and made revenue as a source of income for the forces. Now, three land revenue systems were introduced in different parts of the country. The first was called as the permanent settlement. Now, in 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. Robert Clive was the head of the Englishmen. But this is a painting which is shown to you. And in that, what was done was we started the permanent settlement. Permanent settlement was introduced in 1793 by Lord Cornwallis. Under this land revenue system, the zamindars they were given the hereditary ownership of land. यानी एक जमींदार है जो उसका बेटा भी वो जमींदार होगा, हेरिडिटरी ओनरशिप थी ये. और इसमें ये था कि जो जमींदार थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे, और जितना वो टैक्स कलेक्ट करते थे उसमें से 89% तो वो रेवेन्यू ब्रिटिश को दे देते थे, और बाकी 11% जो रेवेन्यू था वो उनके पास रहता था. ये लैंड रेवेन्यू का जो रेट था, टैक्स का जो रेट था, ये 10 साल के लिए था, और हर 10 साल के बाद इसको जो है आप वो ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज कर सकती थी. ये इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में. परमानेंट सेटलमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जमींदार के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे बहुत ज्यादा जो है इनकम कमाई. जमींदार जो है वो स्ट्रांग हो गए, लेकिन जो पुअर थे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए, उनकी कंडीशन और भी खराब होती चली गई. अगर वो नहीं जो है रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो उनसे उनका जो जमींदार था वो उनका लैंड ले लेता था और उनको जो है टेनेंट बना देता था. जो दूसरा सिस्टम है उसको हम कहते हैं रियोतवारी सिस्टम. रियोतवारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था मेड्रास प्रेसिडेंसी में बाय सर थॉमस मुनरो बिटवीन 1820 एंड 1827. अब इसमें क्या था, आपको इस सिस्टम में क्या था कि जो पेजेंट्स था वो ओनर रहता था लैंड का, ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली उनसे कलेक्ट करती थी. वहां पे पेजेंट्स को कहते हैं रियोतवार्स. तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली उनसे जो है कलेक्ट करती थी. ये ज्यादातर आपका साउथ इंडिया में हुआ था. This system was established to remove the middlemen, that is the जमींदार्स. लेकिन इसमें भी यही चीज हुआ है कि धीरे धीरे जो परसेंटेज ऑफ टैक्स जो थी वो बहुत ज्यादा थी, और जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी है तो कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता था. अगर पेजेंट जो है वो नहीं पे ऑफ कर पाता था तो प्रॉब्लम हो जाती थी कि उसको अपना लैंड जो है वो मनी लेंडर को देना पड़ता था. तो तीसरा सिस्टम था उसको हम कहते हैं महालवारी सिस्टम. महालवारी सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर आपका पंजाब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किया था. उन्होंने क्या किया था कि जो है एक कुछ विलेजेस को मिला करके एक महाल बना दिया था. महल नहीं, महाल, एक रेवेन्यू स्टेट. और वो जो रेवेन्यू स्टेट था, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी इन 1822. अब इसमें यह था कि जो महाल था उसको कलेक्टिवली पेमेंट करनी पड़ती थी टैक्स की. वो कलेक्टिव पेमेंट करता था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वो रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है कुछ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब इसमें ये होने लग गया कि कंडीशंस जो पीजेंट्स की थी वो खराब होने लग गई, डिपेंडेंस मनी लेंडर्स पे बढ़ने लग गई, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बहुत सारे रेबेलियन शुरू हो गए अगेंस्ट द ब्रिटिश. Then next we find that what happened? Commercialization of agriculture. Why do you think that the Britishers had come to India? They had come to India to procure raw material. अपने जो उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो उनकी डेवलप हुई थी उनके लिए उनको चाहिए था रॉ मटेरियल. अब वो रॉ मटेरियल में क्या क्या उनको चाहिए था? कॉटन, जूट, इंडिगो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको हम कैश क्रॉप्स करते हैं. तो उन्होंने आकर के
जो फार्मर्स थे इंडिया के, उनको कहा कि हम आपको एडवांस में पैसा देंगे और आप ये कमोडिटीज हमारे लिए ग्रो करो, जूट, कॉटन, रबर, इंडिगो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि इसके पहले फार्मर किसके लिए ग्रो करता था? कुछ भी फार्मर ग्रो करता था अपनी जरूरत के लिए, जिसको हम फूड क्रॉप्स कहते थे। लेकिन अब फार्मर किसके लिए ग्रो करने लग गया? जो है मशीन्स के लिए, विच इज कॉल्ड एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की ये प्रॉब्लम होने लग गई कि जो आपका एग्रीकल्चर नेचुरल नेचर पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज आती रहती है। तो जब वो नहीं दे पाते थे अपना टैक्स, अपना रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो उन्हें बोरो करना पड़ता था मनी लेंडर से। और जब वो मनी लेंडर से बोरो करते थे तो धीरे धीरे वो डेट साइकिल में फंसते चले गए और लैंड जो है वो उनके हाथ से निकल करके मनी लेंडर्स के पास चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो फार्मर्स थे वो इसके अगेंस्ट रिबेल करने लगे, और सबसे पहले था आपका इंडिगो रेबेल। नाउ व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? इंडियन इंडिगो वाज अ प्लांट, जिसको हम नील कहते हैं, नील की खेती। उसमें क्या होता है कि इंडिगो से आपका जो कॉटन है वो वाइटर और ब्राइटर और शाइनियर हो जाती है। तो जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए दो मेथड्स अपनाए। एक है निज और एक है ज्योति। निज का मतलब, निज में ये था कि कुछ यूरोपियंस थे जिनके पास अपना लैंड था, वहां पे उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन शुरू किए। ओनर यूरोपियन था, और वहां पे जो पुअर फार्मर्स थे, पुअर इंडियन फार्मर्स जो है वो वहां पे काम करते थे। अब इस सिस्टम में जो है इंडियन फार्मर्स जो था वो लेबर बन चुके थे। अंडर द रोयल्टी सिस्टम, इसमें क्या था कि जब फार्मर्स वर द ओनर ऑफ लैंड, दे वर फोर्स्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रिटिश कंपनी एंड दे वुड बी पेड पेमेंट इन एडवांस, कि वो जो है आप पे करेंगे, एडवांस पेमेंट होगा और उसके हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है। अब इससे सबसे क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट तो था, जितना उनका लैंड था फार्मर का, उसका कम से कम उनको 25% जो है वो इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। अब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन फार्मर्स से जो इंडिगो प्रोड्यूस कर रहे थे बहुत कम रेट पे खरीदना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली धीरे धीरे जो है ये फार्मर्स फंसने चले गए। फार्मर्स को पता चल गया कि अगर आप इंडिगो कल्टीवेट करोगे तो फिर आपकी जो सॉइल है वो बेकार हो जाती है। इसलिए 1859-60 में इंडिगो रेबेलियन हुआ बंगाल में, और जो एक कमीशन सेटअप हुआ, जिसे कि हम कहते हैं इंडिगो कमीशन वाज फॉर्म टू look into the matter. The commission accepted the fact that indigo cultivation was not profitable. इसलिए बंगाल में इंडिगो कल्टीवेशन बंद हो गया, लेकिन बंगाल में बंद हो गया, लेकिन ये कहाँ बंद नहीं हुआ, इन्होंने कहाँ करना शुरू कर दिया, इन्होंने इसे बिहार में करना शुरू कर दिया। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए जो है फार्मर्स, पेजेंट्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी दे सेट अप there in 1917 they से organized into groups, mass peasant movement हुआ था वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। उसी तरह से आपका औध एरिया में 1920-21 में अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लोकल लीडर रामचंद्र, ये इन्होंने जो है ज्यादा टैक्सेस देने के लिए मना कर दिया था। सिमिलरली इन आंध्र प्रदेश, NG Ranga refused to pay increased taxes by forming an association called the First Riots Association. और 1927 में under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel in the Krishna Godavari Delta, the peasants refused to give any kind of revenue against the increased revenue of 22% in Bombay. और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको ये जो है स्टॉप करना पड़ा।